हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जिला दर्शन। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए जिला दर्शन। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो दोस्तों जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि जयपुर ज़िला मैप में कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों जयपुर ज़िले की लोकेशन मैप में इस जगह पे है। ठीक है, अगली स्लाइड में अपन देखते हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट एक नज़र में, यानी कि जयपुर ज़िले के बारे में अपन छोटी छोटी जानकारियाँ देखते हैं। जयपुर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? जयपुर ज़िले का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर। जयपुर ज़िले की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 66,26,178 है और जयपुर ज़िले का घनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो वो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट का। दोस्तों जयपुर डिस्ट्रिक्ट का परिवहन कोड है RJ14। जयपुर डिस्ट्रिक्ट का शुभंकर है चित्तल और इसके वर्तमान कलेक्टर है अंतर सिंह नेहरा, जो कि 49वें कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। और जयपुर जिले के वर्तमान में पुलिस अधीक्षक है संजय अग्रवाल जी। अब दोस्तों अपन देखते हैं जयपुर जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ। तो जयपुर जिले की प्रशासनिक इकाइयों में सबसे पहले देखते हैं तहसील। तो जयपुर जिले के अंदर कितनी तहसील है? जयपुर जिले में 16 तहसील हैं, 15 पंचायत समिति है। जयपुर जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की स्थापना सन 1727 में आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। और जयपुर में दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है। अब अपन अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखते हैं जयपुर के बारे में। तो वो है जयपुर के वास्तुकार श्री विद्याधर थे। इसे राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन के लिहाज से। यूनेस्को द्वारा जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा कब दिया गया? सन 2019 में। जयपुर के बसने से पूर्व जयपुर ढूंढाड़ एक राज्य था जिसकी राजधानी आमेर हुआ करती थी। और दोस्तों ढूंढाड़ जो है वो ढूंढाड़ जयपुर के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। जयपुर जिले में ढूंढाड़ी बोली, राजावटी जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है, बोली जाती है। जयपुर डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत थी। दोस्तों राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड जारी किए? वो थी अपनी जयपुर रियासत। अब अपन अगली स्लाइड में कुछ और तथ्य देखते हैं। 1876 में जयपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा किया। तो उनके स्वागत में तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया। तभी से दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाने लगा। सारी दुनिया में अपनी तरह का पहला नियोजित शहर बन गया और साथ ही साथ दोस्तों भारत का प्रथम नियोजित शहर भी कौन सा है? जयपुर है। जयपुर पर्यटन के स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल का एक कोण है। स्वर्णिम त्रिकोण में दोस्तों कौन कौन शामिल है? स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली, आगरा और अपना जयपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। जयपुर को भारत की दूसरी काशी भी कहा जाता है और जयपुर को दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। दोस्तों दूसरी काशी कहें या फिर छोटी काशी कहें, एक ही बात है, क्योंकि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हर धर्म के आपको मंदिर मिल जाएंगे, इसलिए जयपुर डिस्ट्रिक्ट को भारत की दूसरी काशी या फिर छोटी काशी कहा जाता है। दोस्तों अपन अगले कुछ तथ्य देखते हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आप देखते हैं चारों ओर 7 दरवाजे, क्योंकि जयपुर जो शहर है वो एक परकोटे के अंदर बसा हुआ है जिसके 7 प्रमुख दरवाजे हैं। तो 7 दरवाजे कौन कौन से? पहला है ध्रुव दरवाज़ा, दूसरा है घाट दरवाज़ा, तीसरा है न्यू दरवाज़ा, चौथा है सांगानेरी दरवाज़ा, पांचवा है अजमेरी दरवाज़ा, छठा है चांदपोल और सातवां है सूरजपोल। जयपुर की सुंदरता फ्रांस की राजधानी के समान है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जयपुर की सुंदरता की समानता किस देश से की गई है? तो वो हो जाएगा फ्रांस, और उसकी राजधानी से पूछे तो वो हो जाएगी पेरिस। दोस्तों जयपुर की भव्यता जो है वो मॉस्को के समान है। और जयपुर जिले की जो आकर्षकता है वो है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के समान। ठीक है
दोस्तों अब अपन देखते हैं जयपुर जिले के कुछ दर्शनीय स्थल, यानी कि जयपुर जिले में कौन कौन सी जगह हैं जो घूमने लायक हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है आमेर महल। आमेर की स्थापना मूल रूप से राजस्थान के मीणाओं के चंदा वंश के राजा ऐलान सिंह के द्वारा की गई थी। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए आमेर की स्थापना किसने की, तो चंदा वंश के राजा ऐलान सिंह ने की थी। आमेर का महल सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला एवं बचाव करने के लिए बनवाया था। यानी कि आमेर का महल किसने बनवाया, आमेर का महल बनवाया राजा मानसिंह ने सन 1592 ईस्वी में। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल पूर्व में कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्य चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर है। यानी कि यहाँ पर शिला माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि इनकी कछवाहा वंश की कुल देवी भी है। ठीक है दोस्तों, कौन है, शिला देवी। दोस्तों दूसरा अपन देखते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर में स्थित राजस्थानी एवं मुगल शैली में मिश्रित एक संरचना है। यानी कि इसकी ये वो दोस्तों आपसे पूछा जाए इसकी शैली कौन सी है, तो दोस्तों इसकी शैली हो जाएगी राजस्थानी एवं मुगल शैली। यह पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बीचों बीच स्थित है, इसमें पूर्व शाही परिवार का निवास था जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है। पैलेस में एक संग्रहालय है जिसमें राजस्थानी पोशाकों व मुगलों तथा राजपूतों के हथियारों का बढ़िया संग्रहालय है। इसके अंदर दोस्तों एक म्यूजियम चलता है जिसके अंदर राजपूतों और मुगलों के हथियारों का बढ़िया संग्रह है। इस शानदार महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह माधो ने करवाया था। यह महल परिसर पूरी तरह से बनकर सन 1732 ईस्वी में तैयार हुआ था। दोस्तों अगला है जंतर मंतर। जंतर मंतर या फिर जिसे अपन वेधशाला भी कह सकते हैं। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में से सबसे विशाल है जयपुर की यह वेधशाला। दोस्तों जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह, इन्होंने पूरे भारत में कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, 5 वेधशालाओं का। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति एवं कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। इस वेधशाला के निर्माण के लिए 1724 में कार्य प्रारंभ हुआ और 1734 में यह निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ था। दोस्तों अगला है अपना हवा महल। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। यह महल 5 मंजिला है तथा इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों आपसे हवा महल का वास्तुकार पूछा जाए तो वो हो जाएगा लालचंद उस्ता, और आपसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाए तो वो हो जाएंगे श्री विद्याधर जी। इस जो हवा महल है इसमें दोस्तों इस पूरे हवा महल में 953 बेहद आकर्षक खिड़कियां एवं छोटे छोटे आकार के 365 झरोखे हैं जो कि सभी पूर्व दिशा में। दोस्तों ये महल राजा ने इसलिए बनवाया था ताकि यहाँ पर उसकी रानी बैठ के पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सके। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था शहर में होने वाले प्रत्येक मेले, त्योहार एवं जुलूस में महारानियों को इस महल के अंदर बैठकर देख सकें। दोस्तों हवा महल जो कि 5 मंजिला है, इसकी 5 मंजिलें कौन कौन सी है ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हवा महल की प्रथम मंजिल कौन सी है और हवा महल की 5वीं मंजिल कौन सी है। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हवा महल की प्रथम मंजिल है शरद मंजिल, सेकंड है रतन मंजिल, थर्ड है विचित्र मंजिल, चौथी है प्रकाश मंजिल और 5वीं है हवा मंजिल। ठीक है दोस्तों, आप इन मंजिलों को याद रख के चलिएगा, आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है ये। और दोस्तों अगला है अल्बर्ट हॉल या फिर सेंट्रल म्यूजियम। सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया है। सर स्विंटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यानी आपसे अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार पूछा जाए तो वो हो जाएगा सर स्विंटन जैकब। यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह संग्रहालय राम निवास उद्यान के बाहरी और सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। यह भारत और अरब शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, आपसे इसकी शैली पूछी जाए तो वो कैसी हो जाएगी, भारत और अरबी शैली इसकी। दोस्तों अगला है आपका नाहरगढ़ का किला। सन 1734 में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है क्योंकि ये काफ़ी अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है। नाहरगढ़ किले में एक नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क भी स्थित है जो इस किले का एक खास आकर्षण है।
नाहरगढ़ अभ्यारण्य के 7.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जैविक पार्क को बारीक ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज चट्टानों से सजाया गया है। ठीक है दोस्तों अगला है जयगढ़ फोर्ट। सन 1726 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। विश्व की सबसे बड़ी जयवान तोप भी इसी किले में स्थित है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी तोप किस जिले में स्थित है? जयगढ़ फोर्ट में। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे शहर से 35 किलोमीटर दूर तक एक तालाब का गड्ढा बन गया था, जिसे दोस्तों आज अपन कुंडा के नाम से जानते हैं। वो इसी कारण बना था क्योंकि एक बार ही ये तोप अभी तक चलाई गई है। इस तोप की लंबाई 31 फीट 3 इंच है तथा वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था। दोस्तों अगला है बिड़ला मंदिर। ये भी दोस्तों काफ़ी बहुत ही आकर्षक जगह है। आप कभी जयपुर आएँ तो इसे ज़रूर घूमिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि बिड़ला मंदिर नाम से अधिक लोकप्रिय है, मोती डोंगरी की तलहटी में स्थित है। मंदिर को 1988 में प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति बिड़ला द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु, जिन्हें नारायण भी कहते हैं, उनको समर्पित है। यानी कि बिड़ला मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित बिड़ला मंदिर की संरचना में आप प्राचीन हिंदू वास्तुशैली और आधुनिक डिजाइन का मेल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिड़ला मंदिर से के बारे में आपको जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि किन को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। रेस्ट को बनवाया किसने था? भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति वो श्री बिड़ला जी ने बनवाया था। अगला है जल महल। जल महल मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झीलों के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में। दोस्तों अगला है अपने पास जल महल के बारे में कुछ और तथ्य हैं। जल महल की 5 मंजिला महल में इसकी 4 मंजिल सदाए के लिए जल में डूबी रहती है। यानी कि जल महल कुल कितना मंजिला है? 5 मंजिला है और इसकी 4 मंजिल सदा ही जल के अंदर डूबी रहती है। सिर्फ 1 मंजिल पानी के ऊपर दिखाई देती है। किले में कुल 21 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ है। इस खूबसूरत महल की छत पर एक सुंदर गार्डन है जिसे चमेली बाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जल महल की छत पर जो गार्डन है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे चमेली बाग के नाम से जाना जाता है। जल महल के प्रसिद्ध डीग के ये राजभवन जाट राजा शासक सूरजमल ने सन 1756 से 63 तथा जल सिंह ने 1764 से 1768 के मध्य बनवाए थे। महल के निर्माण में मूलतः सीधे सैतीरों शैली दिखाई देती है। कुछ स्मारक में चापाकार शैली का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है अपने पास मोती डोंगरी गणेश मंदिर। यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम की पटरानी के पीहर मावली से सन 1761 में लाई गई थी। यानी कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी दोस्तों? वो लाई गई थी मावली से। जो कौन थी? वो जो थी जयपुर नरेश माधो सिंह की पटरानी के पीहर से लाई गई थी। मावली में यह प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी और जिस समय यह गुजरात से लाई गई थी उस समय कितने वर्ष पुरानी थी? उस समय यह 500 वर्ष पुरानी थी। यह दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की विशाल प्रतिमा है जिस पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर भव्य श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों अगला है अपने पास गोविंद देव जी का मंदिर। श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जयसिंह वृंदावन से लाए थे। गोविंद देव जी के मंदिर में जो गोविंद देव जी की प्रतिमा लाई गई है दोस्तों, वो कहाँ से लाए थे? सवाई जयसिंह वृंदावन से लेके आए थे। जेम्स फर्ग्यूसन प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि यह मंदिर भारत के मंदिरों में सबसे शानदार मंदिर है या बड़ा ही शानदार है। इस मंदिर की शैली हिंदू, उत्तर दक्षिण भारत, जयपुरी, मुगल, यूनानी और गोथिक का मिश्रण है। दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर नोट करके चलना। इसकी शैली के बारे में आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 100 फीट लंबा है और 100 फीट चौड़ा है। बीच में एक भव्य गुंबद है। दोस्तों अगला है गलता जी। गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह गालव ऋषि की तपोस्थली है। गलता जी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। दीवान राव कृपाराम सवाई जयसिंह द्वितीय के लिए एक परिचर 18वीं सदी में गलता जी मंदिर का निर्माण किया था। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों गलता जी में जो मेला लगता है वो कब लगता है? मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। दोस्तों गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है।
मंकी वैली। दोस्तों इसको मंकी वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं, इसलिए गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला है अपने पास रामनिवास बाग, ऐतिहासिक उद्यान महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा 1868 में बनवाया गया था। यानी कि इसका निर्माण कब हुआ, 1868 में। किसने करवाया, सवाई राम सिंह ने। शहर के केंद्र में स्थित इस बगीचे में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, अब केंद्रीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, जंतुआलय, चिड़ियाघर, रविंद्र रंगमंच यानी कि थिएटर, और एक आर्ट गैलरी और एक प्रदर्शनी मैदान स्थित है। अल्बर्ट हॉल को ब्रिटिश वास्तुकार सर स्वीटन जैकोब ने डिजाइन किया था। दोस्तों अगला है इसरलाट या सरगासुल्ली। शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार इसरलाट को स्वर्ग वेदी मीनार या सरगासुल्ली भी कहा जाता है। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया था। यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में करवाया था। 7 खंडों में बनी इस इमारत की निर्माण शैली राजपूत और मुगल वास्तु शैलियों का मिश्रण है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इसरलाट में जो वास्तु शैली है वो कौन कौन सी है, तो उसमें दोस्तों आएगा राजपूत और मुगल वास्तु शैली आ जाएगा। दोस्तों अगला है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति या अमर सैनिकों की लौह राजस्थान के शहीदों को समर्पित एक स्मारक है। यानी कि अपने जो राजस्थान में शहीद हुए हैं उनके लिए, उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है। अमर जवान ज्योति जयपुर में नए विधानसभा भवन के पास स्थित है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद और अज्ञात सैनिकों की याद में किया गया था। यानी कि इसका निर्माण कब किया गया था, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद होने वाले शहीदों की स्मृति में किया गया था, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। जयपुर दिल्ली मार्ग पर जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान नाहरगढ़ अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। यह अरावली रेंज के अंतर्गत 720 हेक्टेयर का एक बड़ा क्षेत्र है। उद्यान अपने विशाल वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क का निर्माण 2013 में शुरू हुआ और मार्च 2016 को संपूर्ण हुआ था, यानी कि कंप्लीट हुआ था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। जून 2016 में रामनिवास बाग चिड़ियाघर या जयपुर चिड़ियाघर को जैविक नाहरगढ़ जैविक पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जयपुर जो चिड़ियाघर था उसको नाहरगढ़ जैविक उद्यान में कब स्थानांतरित किया गया, तो उसको जून 2016 में स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों अगला है जयपुर वैक्स म्यूजियम। यह संग्रहालय एंटरटेनमेंट 7 वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यानी कि इसको निर्माण किसने किया है, एंटरटेनमेंट 7 वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 30 प्रसिद्ध व्यक्तियों की मोम प्रतिमाओं को संग्रहालय में रखा गया है। दोस्तों इसीलिए इसको अपन वैक्स म्यूजियम कहते हैं। सुशांता रे द्वारा खूबसूरती से गढ़ी गई इन मूर्तियों को किले के हॉल ऑफ आइकन्स और रॉयल दरबार खंडों में प्रदर्शित किया गया। यानी कि इसमें जो मोम की मूर्तियां लगाई उनको किसने बनाया, उनको बनाया सुशांता रे ने। दोस्तों अगला है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जो कि JKK के नाम से लोकप्रिय है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है दोस्तों, यह भारतीय संस्कृति और कला की विभिन्न शैलियों के संरक्षण और प्रचार का काम करती है। 1993 में जयपुर में स्थापित जवाहर कला केंद्र शहर में एक बहुत लोकप्रिय सांस्कृतिक गंतव्य है। JKK भारतीय खगोल विज्ञान की नवग्रह संकल्पना पर बनाया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जवाहर कला केंद्र का निर्माण किस के आधार पर किया गया, यानी कि किसकी संकल्पना के आधार पर किया गया, तो वो भारतीय खगोल विज्ञान की नवग्रह संकल्पना के आधार पर किया गया है। यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस भी है जो स्थानीय लोगों और दर्शकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। दोस्तों अगला है राज मंदिर सिनेमा हॉल। दोस्तों आप जब भी जयपुर आए तो एक बार राज मंदिर सिनेमा हॉल ज़रूर घूमिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो राज मंदिर सिनेमा हॉल है यह एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है। जयपुर के प्रसिद्ध स्थलों में से एक राज मंदिर एक सिनेमा थिएटर है। इस विशाल जगह की नींव 1966 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने रखी थी। यानी कि इसकी नींव कब रखी गई, 1966 में, और किसने रखी थी, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने रखी थी। राज मंदिर श्री मेहताब चंद्र गोलचा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये किनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेहताब चंद्र गोलचा जी का।
इस शानदार हॉल का उद्घाटन 1 जून 1976 को श्री हरिदेव जोशी ने किया था, जो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। यहाँ प्रदर्शित पहली फिल्म चरस थी। इस हॉल में बैठक क्षमता 1300 लोगों की है, जिसकी वजह से यह एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है। इसकी बैठक क्षमता को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: पर्ल, रूबी, एमराल्ड और डायमंड। दोस्तों ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है कि जो राज मंदिर जो सिनेमा हॉल है उसमें जो बैठक की क्षमता की श्रेणियां उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों अगला है अपने पास सांबर झील। जयपुर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में यह देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रथम झील कौन सी है। प्रथम झील है चिल्का, जो कि कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। प्रथम भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से यह अत्यंत आकर्षक स्थल है। यह झील केंद्र से स्वदेश दर्शन योजना के राजस्थान सर्किट का हिस्सा है। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में पर्यटन सर्किट के रूप के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। इसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। दोस्तों रामसर कन्वेंशन क्या है? ये इटली में 1975 में एक समझौता होता है दोस्तों, उसके तहत 1975 में एक समझौता होता है, उसके तहत जो भी नम भूमि क्षेत्र है उनको संरक्षित करने का फैसला किया गया था। तो दोस्तों जयपुर को जो सांबर झील है उसको कब घोषित किया गया? रामसर कन्वेंशन सन 1990 में। दोस्तों इसके बारे में अपन और कुछ तथ्य देखते हैं। सांबर झील से प्रतिदिन 50 टन नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील में भारत के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील में राजस्थान के कुल नमक का 92% नमक उत्पादन होता है। हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड नामक कारखाने की स्थापना 1964 में यहाँ पे की गई थी। हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड नामक कारखाना पूर्णतः केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार का कारखाना या उपक्रम है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण 1551 ईस्वी में 1551 ईस्वी में करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जो कि चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। राजहंस पक्षी को फ्लेमिंगोज पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, जो सांबर झील के पास सर्वाधिक पाया जाता है। देवयानी तीर्थ स्थल पर प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। देवयानी तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थलों की नानी कहा जाता है। दोस्तों तीर्थ स्थलों की नानी किसको कहा जाता है? देवयानी तीर्थ स्थल को। सांबर झील जयपुर जोधपुर नेशनल हाईवे 65 पर स्थित है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी लंबाई जो है वो है 32 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो 12 से 15 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 5702 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी अपनी सांबर झील। अगला है दोस्तों अक्षरधाम मंदिर। यह एक आधुनिक मंदिर है जिसे हाल ही में 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। इसमें भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित की गई थी। इस परिसर में 3 प्रमुख मंडपम है: श्री हरि मंडपम, विभूति और प्रसादी मंडपम। अक्षरधाम मंदिर जयपुर के वैशाली नगर में स्थित है। दोस्तों इसमें जो कलाकारी और नक्काशी जो की गई है वो बहुत ही देखने लायक और दर्शनीय है। दोस्तों अगला है जालाना सफारी पार्क। जालाना सफारी एक सुंदर पार्क है जो कि विशेषकर तेंदुओं को रखने के लिए या फिर तेंदुओं को देखने के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 1978 हेक्टेयर में फैला यह जंगल जयपुर शहर से दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित जालाना सफारी पार्क अपने आप में एक आदिम जंगल है। दोस्तों अगला है आम्रपाली संग्रहालय। आम्रपाली ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापकों द्वारा आम्रपाली संग्रहालय एक पहल है। यह संग्रहालय जयपुर शहर में स्थित भारतीय आभूषण और कलात्मक वस्तुओं को समर्पित है। दोस्तों अगला है स्कल्पचर पार्क। प्रस्तर प्रतिमा मूर्तियों का संग्रह नाहरगढ़ में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ किले के माधवेंद्र पैलेस में यह देश का पहला स्कल्पचर पार्क शुरू किया गया है। इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट की बनाई मूर्तियां और अनूठी कलाकृतियां इस पार्क में प्रदर्शित की गई हैं। इस पार्क का उद्घाटन 2017 के लिए 15 भारतीय और 9 अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का चयन किया गया। इनकी कलाओं को माधवेंद्र पैलेस में प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों अगला है कनक वृंदावन उद्यान का निर्माण जयपुर के कछवार राजपूत महाराजा सवाई जय सिंह ने लगभग 280 वर्ष पूर्व करवाया था।
इनके नाम में कनक नाम महाराजा की एक रानी कनक दे के नाम से आया है। परिसर में स्थित गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से आने के कारण वृंदावन का नाम जोड़ा गया है। वृंदावन गार्डन को मुगल और राजपूत वास्तुकला का मिश्रण माना जाता है, जो कि 8 खंडों में विभाजित है। दोस्तों अगला है स्टैच्यू सर्किल। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह की द्वितीय की एक विशाल आकार की श्वेत संगमरमर की मूर्ति सी स्कीम क्षेत्र में एक स्कल के बीच में स्थित है। उनके सम्मान में खड़ी हुई ये प्रतिमा जयपुर के संस्थापक को विनम्र श्रद्धांजलि देती है। इसके चारों तरफ सुंदर पार्क भी विकसित किया गया है। दोस्तों अगला है पत्रिका गेट। गेट का निर्माण राजस्थान पत्रिका प्रकाशन समूह यानी कि मीडिया ग्रुप द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर किया गया है। यह जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत एक स्मारक के रूप में बनाया गया एक प्रतिष्ठित द्वार है। यानी कि इसको किसके मिशन के अनुरूप बनाया गया दोस्तों? जेडीए का एक मिशन है, मिशन अनुपम के तहत इसका निर्माण किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जयपुर को मान्यता दी गई है। पत्रिका गेट का निर्माण इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्ष 2019 में जयपुर ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा शहर बन गया है। दोस्तों अगला है सवाई मानसिंह अस्पताल। सवाई मानसिंह अस्पताल भारत के जयपुर और राजस्थान राज्य का प्रमुख अस्पताल है। वास्तव में यह ओपीडी और सर्जरी में रोगियों की संख्या के मामले में एम्स दिल्ली को भी पीछे छोड़ देता है। अस्पताल भवन का निर्माण 1934 में शुरू हुआ। अस्पताल का नाम जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई मानसिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया। अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। दोस्तों अगला है सवाई मानसिंह स्टेडियम। 2006 में इस स्टेडियम का 400 करोड़ रुपए के निर्माण से कायाकल्प हुआ था। इस स्टेडियम की खासियत है कि यहाँ पे 1987 और 1996 में विश्व कप के 2 मैच खेले जा चुके हैं। 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला गया था, जिसे देखने खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक आए थे। दोस्तों इसकी दर्शक क्षमता जो है वो है 23,185। आईपीएल के पहले संस्करण की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स का बेस यही एसएमएस स्टेडियम था। दोस्तों राजस्थान आईपीएल के प्रथम संस्करण की विजेता टीम कौन थी? वो थी अपनी राजस्थान रॉयल्स। दोस्तों अन्य जो दर्शनीय स्थल है जयपुर में वो है लैंडस्केप गार्डन। आप कभी भी घूमने आए तो दोस्तों ये मानसरोवर में स्थित है लैंडस्केप गार्डन, जो कि बहुत ही घूमने और बहुत ही अच्छा खासा पार्क है। दोस्तों आप कभी भी आइए तो एक बार ज़रूर घूमिए। इसकी कुल लंबाई वो जो बताई जाती है, पूरे द्रव्यवती रिवर प्रोजेक्ट की कुल लंबाई जो बताई जाती है वो 47 किलोमीटर है। और दोस्तों इसके अंदर जो लैंडस्केप गार्डन के अंदर ही आपको पूरे द्रव्यवती प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको एक फिल्म भी दिखाई जाती है जो कि 20 मिनट तक चलती है। उसमें आपको पूरा बताया जाता है कि द्रव्यवती प्रोजेक्ट का निर्माण कैसे और कब और कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों अगला है विधानसभा भवन जयपुर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो विधानसभा भवन है वो भी जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला अपन देखते हैं जवाहर सर्किल गार्डन। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। कहा जाता है कि इसका जो कुल क्षेत्रफल कुल लंबाई है वो 16 किलोमीटर है। यानी कि इसके अगर अपन चारों तरफ चक्कर लगाएं तो वो लगभग 16 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों अगला है साइंस पार्क या जिसे अपन कहते हैं बीडीएम तारामंडल। दोस्तों आपको जब भी जयपुर में घूमने का मौका मिले तो आप एक बार साइंस पार्क ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की साइंस से जुड़ी, हर तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर तरह की चीज़ें आपको प्रदर्शित की गई है। दोस्तों अगला है जयपुर के मेले एवं त्यौहार। तो दोस्तों यहाँ पे पहला त्यौहार आता है पतंग उत्सव। पतंग उत्सव प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो बच्चे पूरे एक महीने तक पतंगबाजी करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर यह उत्सव धार्मिक रूप से मनाया जाता है। अगला है गणगौर उत्सव। यह महिलाओं और कन्याओं के लिए विशेष धार्मिक त्यौहार है। गण शिव और गौर पार्वती जी के रूप में पूजे जाते हैं। होली के 16वें दिन से शुरू होकर 15 दिन तक गणगौर की पारंपरिक पूजा चलती है। अगला है तीज उत्सव। विशेष रूप से मानसून में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार भारत के पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। तीज का त्यौहार वास्तव में मानसून के कारण उत्पन्न हरियाली, सामाजिक गतिविधियों, अनुष्ठानों और रिवाजों के साथ पक्षियों के आगमन का उल्लास का त्यौहार है। अगला है धुलंडी उत्सव। संपूर्ण भारत में होलिका दहन के बाद अगले दिन
धुलंडी उत्सव यानी कि रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। यह बसंत की शुरुआत का प्रतीक है, यानी कि बसंत की शुरुआत का प्रतीक कौन सा उत्सव है? धुलंडी उत्सव। इस दिन बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी दिन में समारोह के तौर पर सूखे गुलाल, पक्के रंग और पानी इत्यादि से होली खेलते हैं। अगला है जयपुर के प्रमुख संस्थान। तो सबसे पहला आता है दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मदरसा नूरी नाम से स्वाई राम सिंह द्वारा 1857-58 में स्थापित संस्थान, जिसका नाम कालांतर यानी कि 1886 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। यह संस्थान विविध मूर्तिकला एवं चित्रकला के विविध कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला है राजस्थान संगीत संस्थान। 1950 में स्थापित यह संस्थान शास्त्रीय गायन, सितार, वायलिन, तबला, गिटार एवं कथक नृत्य के प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाता है। दोस्तों अगला है जवाहर कला केंद्र। पारंपरिक एवं विलुप्त होती जा रही कलाओं की खोज, संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान करने के लिए 1993 में स्थापित इस संस्थान की कल्पना प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी। दोस्तों इसके जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन है? वो है चार्ल्स कोरिया। जयपुर कथक केंद्र, इसकी स्थापना 1978 में की गई। यह केंद्र जयपुर घराने के कथक नृत्य का पारंपरिक प्रशिक्षण देने, नृत्य कला के प्रति रुचि पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों जयपुर जिले का जो राजघराना परिवार है उसका जो नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है, वो कौन सा है? कथक नृत्य है। रविंद्र मंच, इस मंच की स्थापना 15 अगस्त 1963 को की गई। यहाँ सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जयपुर में 30 जून 2005 को दक्षिण एशिया के पहले वर्ल्ड ट्रेड पार्क का गोल्डन ब्रिक नाम से शिलान्यास किया गया था। अगला है कोटपुतली। यहाँ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा भारत का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कोटपुतली में। अगला है सिलोरा। जयपुर किशनगढ़ राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित रिक्को के सिलोरा औद्योगिक क्षेत्र में जयपुर टैक्स वीविंग पार्क लिमिटेड कंपनी द्वारा 240 बीघा जमीन पर 370 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला आधुनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पावरलूम पार्क टेक्सटाइल स्थापित किया जा रहा है। अगला है फुलेरा। यहाँ पे एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड कहाँ पे स्थित है? फुलेरा में। दोस्तों अगला है जयपुर जिले के प्रमुख व्यक्तित्व। अलवर जिले के प्रमुख व्यक्तित्व में पहला नाम आता है श्री अर्जुन लाल सेठी जी का। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से बीए किया। उन्हें जम्मू के जिलाधीश का पद मिला। यह पद उन्होंने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन करेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये कथन आपका एग्जाम में दे दिया जाएगा, पूछेगा कि ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा था श्री अर्जुन लाल सेठी जी ने। अर्जुन लाल सेठी को जयपुर में जन जागृति का जनक, राजस्थान का दादिच, राजस्थान का लोकमान्य तिलक, जो कि रामनारायण चौधरी जी ने कहा था। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जी को राजस्थान का लोकमान्य तिलक किसने कहा था? रामनारायण चौधरी जी ने कहा था। अर्जुन लाल सेठी चौमू में देवी सिंह के यहाँ शिक्षक भी रहे। 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। दोस्तों ये हैं श्री अर्जुन लाल सेठी जी। और दोस्तों दूसरा जो चरित्र अपन पढ़ने वाले हैं वो है श्री हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी के बारे में भी अपन देखते हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। इन्होंने 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान, जिसकी स्थापना कहाँ पे की थी? इन्होंने निवाई टोंक में की थी, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ जो है इसमें केवल और केवल महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और शास्त्री जी के मध्य ही जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हीरालाल शास्त्री जी और उस समय जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। इस समझौते के अनुसार जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, यानी कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। इनको शपथ राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ने दिलाई थी। शास्त्री जी ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम से आत्मकथा लिखी एवं प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत लिखा। तो दोस्तों ये था आज आपके लिए
जयपुर ज़िले के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगा। और दोस्तों यदि हम में कोई कमी है तो आप हमारे साथ अपने सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके सजेशन पर हम अमल करेंगे। और दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको हर जो क्लास होगी डेली की उस क्लास की PDF मिलेगी, और जो भी स्टडी से रिलेटेड आपको मटेरियल होगा वो हम सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।